गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एजुकेशन वैगर में। जैसे कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का चौथा क्लास है जिसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन यानी गति एक ही वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा और 5 से 6 साल की एनालिसिस करें इस चैप्टर से तो मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आ ही जाते हैं। तो सेशन के अंत तक बने रहें क्योंकि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन टॉपिक कवर करेंगे, क्या हमारा सीक्वेंस होगा इस चैप्टर का। तो सबसे पहले जो हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन और इट्स टाइप, गति और उसके प्रकार। ठीक है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे हम लोग, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, आवृत्ति गति, ऑसिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दूरी और विस्थापन की। फिर हम स्पीड की बात करेंगे, चाल, जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड, औसत चाल भी पढ़ेंगे जो बहुत, और फिर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग दूरी समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन, जिसे हम लोग हिंदी में गति कहते हैं। ठीक है, तो मोशन और गति, इसे समझने से पहले हम लोग को एक और टर्म पता होना चाहिए जिसे हम लोग रेस्ट कहते हैं या स्थिरता हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता हो, समय के साथ वो अपने पोजीशन को, स्थान को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं कि ये रेस्ट में है। वो ऑब्जेक्ट क्या, कौन पोजीशन में? तो रेस्ट में, स्थिर है। ठीक है, वही अगर उसकी दूसरी तरफ बात करें कि कोई भी वस्तु जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो समय के साथ साथ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो गति में है, वो ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में है। ठीक है, जैसे हम एक जगह खड़े हैं तो हमारा पोजीशन क्या है? फिक्स है। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट स्थिति कहलाया। वहीं अगर हम वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो ये मोशन या गति स्टेट कहलाया। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये हमारा गति या मोशन कहलाता है। ठीक है, अब मोशन और गति की बात करें तो इसकी कुछ टाइप है, प्रकार है, उसे हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है रेक्टिलिनियर यानी रीजु रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। ये किस तरह का मोशन होता है? तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यानी सीधे रास्ते में जो हमारा गति है वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, रीजु रेखीय गति कहलाता है। जैसे सीधे रोड में अगर गाड़ी चल रही है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो क्या है? अलोंग स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर या रीजु रेखीय गति कहेंगे। और दूसरा टाइप जो हमारा वो है सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जैसे नाम से यहाँ दिख रहा है वृत्तीय यानी वृत्त के लॉन्ग, वृत्त के चारों तरफ यानी परिधि, वृत्त के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग जो मोशन होता है, परिधि के लॉन्ग जो मोशन होता है, उससे हम लोग सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हमने गोलंबर में जब बाइक चलाते हैं तो क्या हो रहा है? सर्किल के राउंड उसके परिधि या सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग जो मोशन होता है उसे हम लोग वृत्तीय या सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो वो है हमारा ऑसिलेटिव और वाइब्रेटिव मोशन, जिसे हिंदी में हम लोग दोलनीय या कंपन गति कहते हैं। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के फिक्स के अराउंड आगे पीछे होने वाली गति को हम लोग ऑसिलेटिव या वाइब्रेटिव मोशन कहते हैं, दोलनीय कंपन। एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, मेन पोजीशन के आगे पीछे होने वाली जो गति है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटिव या वाइब्रेटिव मोशन यानी दोलनीय या कंपन गति कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है फोर्थ, चौथे टाइप की जो हम बात करेंगे वो हमारा पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति। इसमें क्या होता है कि एक समय अंतराल के बाद वो अपने मोशन को, अपनी गति को रिपीट करता है, तो उस गति को हम लोग कहते हैं
पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, इस पे टकराता रहेगा, ये एक निश्चित अंतराल के उसके बाद क्या करे, अपने मोशन को क्या करता है, ये रिपीट करता है, ये पेंडुलम है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा देखते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो हिंदी में हम लोग ऋजु रेखीय गति कहते हैं। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के साथ जो गति होती है उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या ऋजु रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि के अनुदिश किसी वस्तु की गति जो होती है उसे हम लोग वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। और तीसरे जो हमने बात करी थी वो है दोलनीय या कंपन गति की, जिसे इंग्लिश में ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो एक बिंदु की लगातार आगे पीछे की गति करना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और फोर्थ जो हमारा पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, ये वह गति जिसमें एक वस्तु निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। The motion in which a body repeats its motion after fixed interval, एक निश्चित अंतराल के बाद जो अपनी गति को दोहरा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के उदाहरण की बात करें तो अर्थ रोटेशन अराउंड द सन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, कि पीरियोडिक मोशन का आवर्त गति का उदाहरण हो गया। दूसरा साधारण दोलक गति, लोलक गति, यहाँ पे दिख रहा है पेंडुलम, ये भी क्या है, आपको पीरियोडिक मोशन आवर्त गति का उदाहरण हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, यानी सभी दोलनीय गति आवर्त गति है लेकिन सभी आवर्त गति दोलनीय गति नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, दूरी या विस्थापन की। तो डिस्टेंस की बात करें या दूरी की बात करें तो कोई भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल पथ जो हमारा है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। यानी अगर हम अपने घर से मार्केट जा रहे हैं तो जितना हमने पथ ट्रेवल किया, जितना हमने चला, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस या दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस या दूरी कहते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस की SI मात्रक की बात करें तो वो हमारा मीटर होता है, ठीक है। अब मान लें यहाँ पे एक पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से चलकर D पे गया तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 555 यानी 50 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम जैसे घर से मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे शॉर्ट रास्ता होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे ही हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच में सबसे छोटी दूरी, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे A D, सब A से D पे जाने के लिए सबसे शॉर्ट डिस्टेंस यही है, तो ये D, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। 5 मीटर यहाँ पे हमारा विस्थापन हो गया। इसकी भी SI मात्रा की बात करें तो इसकी भी SI मात्रक मीटर होती है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम घर से निकले, यानी अगर हम A से D तक गए फिर D से A तक चले आए तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 + 15 30 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम जहाँ से स्टार्ट किया फिर अगर हम वहीं लौट के आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई चल रहा है, धीरे सीधे रास्ते में चला जा रहा है तो उस टाइम क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाता है, इक्वल एंड बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्पीड की, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चाल, स्पीड, चाल। तो एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है, एक निश्चित समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूरी तय करता है, ट्रैवल करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। तो स्पीड के बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बाय समय, ठीक है। और इसके SI मात्रा की बात करें तो डिस्टेंस का SI मात्रा क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड का क्या आ गया,
SI मात्रा रखा गया। वैसे एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल की, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, कुल दूरी बाय कुल समय, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में हम लोग समान गति कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट दूरी को ट्रेवल करता है, तो उसे हम लोग समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय में कवर करती है, जैसे यहाँ पे 2 मीटर हमने 2 सेकंड में कवर किया, नेक्स्ट 2 मीटर 2 सेकंड में कवर किया, नेक्स्ट 2 मीटर 2 सेकंड में कवर किया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है, चाल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय में कवर करती है, तो उसे हम लोग समान गति कहते हैं। ठीक है। इसमें चाल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। इसे हमें याद रखना है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति की बात करें, तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, समान समय में समान दूरी तय करता था। ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समान समय के अंतर में असमान दूरी तय करे, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति कहते हैं। ठीक है। और इसमें स्पीड चाल क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है। अब दूरी, तो दूरी को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, और चाल को मापने के लिए जो यंत्र हो रहा है उसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है। तो स्पीडोमीटर का काम क्या है कि वो स्पीड को मेजर करता है, ऑटोमीटर का काम क्या है कि ये डिस्टेंस को मेजर करता है। तो इसे हमें याद रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है एवरेज स्पीड का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेन फॉर्मूला तो यही है कि कोई भी एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। लेकिन इसके हम लोग 3 केस देखेंगे। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तब आप ये सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एवरेज बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t बाय टोटल टाइम। ठीक है। वो भी इसी फॉर्मूला से बना है। कैसे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है। वहीं अगर तीसरे केस की बात करें, तो डिस्टेंस अगर दिया हो, स्पीड दिया हो, टाइम नहीं दिया हुआ, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3, जितना डिस्टेंस दिया हो, और d1 बाई v1 d2 बाई v2 प्लस d3 बाई v3। ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा। आपने पता था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस टू टाइम में, टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इसी से आया। तो हमें मेन वही फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि 1 किलोमीटर आवर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। जैसे अगर 54 किलोमीटर आवर क्वेश्चन में गिवन है, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 यानी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी हमें याद रखना है। अब हम कुछ ट्रिक देखते हैं या जुगाड़ जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम बहुत सारे न्यूमेरिकल, जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में जो है ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसमें टाइम जो क्या होता है, सेम होता है। स्पीड दिया हुआ होगा लेकिन टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो अगर जिस क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई पर्सन, और उसमें टाइम क्या है, सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 प्लस v3 बाई n हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादातर जनरली 2 दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। और अगर डिस्टेंस सेम हो तो फिर क्या करेंगे, n बराबर बाई 1/v1 1/v2 प्लस 1/v3 करके निकालेंगे, और 2 स्पीड गिवन होगा, तो फिर v एवरेज बराबर हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है। तो आइए इस
बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आएगी, इसके समझ में आएगा ये फॉर्मूला का मतलब, और कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर ही मूव्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग 50 मीटर विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी इस प्रकार तय करता है कि पहले 50 मीटर व 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और शेष 50 मीटर की दूरी वो 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करता है। तो औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या है, हमारा दूरी हमारा क्या है, सेम है, फर्स्ट 50 मीटर फिर नेक्स्ट 50 मीटर, अब स्पीड अलग अलग दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था एवरेज स्पीड निकालने के लिए, कि 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, 2 V1 कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, V2 कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड। अब 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 2 से कितना गया 30 हो गया, 30 से ये गया। ठीक है, तो 80 बाई 33 आ गया, तो 3 2 ठीक है 2 6 पॉइंट कुछ करके मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अगर डिस्टेंस सेम हो तो फिर हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन मूव्स विथ स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट, देन विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट एंड विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 20 मिनट, फाइंड एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति पहले 20 मिनट में 55 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, फिर अगले 20 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और अंतिम 20 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। तो औसत गति ज्ञात करें। तो जो मैंने बताया था आपको कि अगर टाइम सेम हो तब तो और आसान क्वेश्चन हो जाता है। जितना भी स्पीड दिया हुआ है वी एवरेज उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 60 प्लस 50 प्लस आपको लास्ट में कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट 55 पहला दिया हुआ है 55। ठीक है, तो 55 प्लस हो गया 60 प्लस 50, तो 55 प्लस 55 हो गया 105 प्लस 60 यानी 3, यानी 165/3। ठीक है, तो 165/3 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5। ठीक है, फिर 3 तो 53 मीटर पर सेकंड जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर टाइम सेम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है और अगर डिस्टेंस सेम हो तो वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले हमने स्पीड की यहाँ पे बात खत्म करी, अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, जिसे हम हिंदी में वेग कहते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी विस्थापन को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा वेलोसिटी या वेग निकल के आ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इस वेलोसिटी की भी सही मात्रा क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो ये चेंज इन वेलोसिटी बराबर टाइम होता है, यानी वेग बाई समय, तो इससे एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टी होता है। v होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और बाई टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या होता है मीटर पर सेकंड, हाँ बाई टाइम सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड इसका। ठीक है, अब एक हमारा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है फिर भी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सेलरेशन है और t हमारा क्या है समय है। ठीक है, और यहाँ पे s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है और तीसरा जो फॉर्मूला है वो होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इस यहाँ पे हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके इस पे बेस भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं ग्राफ, जिससे इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 एक्सिस है, ठीक है। जो ये वाला एक्सिस है वर्टिकली इसे हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे, और जो ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टली इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ग्राफ में हमें 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए कि ग्राफ का स्लोप क्या है और दूसरा पता होना चाहिए कि एरिया क्या है, ठीक है। तो अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो जैसे ये ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसमें क्या हो, कुछ एंगल बन रहा है थीटा मान लीजिए, तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो 10th क्लास में हमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें हमने tan थीटा पढ़ा होगा, तो tan थीटा यहाँ पे यूज होता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के सामने वाले को, ये वाले को बेस कहते हैं, और इसके सामने वाले क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारा स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लंब के सामने क्या है, वाई एक्सिस, और बेस क्या है यहाँ पर एक्स है, तो वाई बाई एक्स यही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो हमें ये चीज़ याद रखना, तो हमारा स्लोप क्या निकल के आ गया, वाई बाई एक्स, ठीक है। वहीं अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने के लिए 2 लंबी लाइन खींच देते हैं, फिर ये जो पूरा शेडेड एरिया है इसे हम लोग एरिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए सिंपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फॉर्मुलेशन हो जा रहा है, तो y इंटू एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तब ये हमारा बेसिक है, तो इसी का हम लोग यूज करके आगे के ग्राफ को समझते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन ग्राफ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला ग्राफ जो हमें पढ़ना है वो हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी दूरी समय ग्राफ, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है सिर्फ स्लोप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिर्फ स्लोप की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पर दूरी लिया हमने, और वाई एक्स एक्सिस पे क्या लिया, समय लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है वो वहीं पर है, ठीक है, सेम है, लेकिन उसका समय क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी टाइम के बढ़ने से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वस्तु है जो अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे इस ग्राफ से देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट बॉडी हमारा क्या है, यहाँ पे रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस ग्राफ को देखिए, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या है, समय, तो डिस्टेंस बाई समय क्या निकल के आ जाता है, हमारा स्पीड। तो अगर क्वेश्चन है कि दूरी समय का ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो वो डिस्टेंस बाई टाइम यानी स्पीड होता है। और जो हमारा स्पीड है वो हमारा थीटा पे डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है। जैसे अगर 2 ए और बी कोई पार्टिकल है, ठीक है, आप पूछेगा कि किसका स्पीड ज़्यादा है, तो जिसका जितना एंगल बड़ा होगा उसका स्पीड इतना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का एंगल बी से ज़्यादा हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो आइए सब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दूरी और समय का ग्राफ है, ए और बी 2 पार्टिकल है, अब पूछा कि स्पीड किसका ज़्यादा है, तो मैंने बताया था जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्पीड क्या हो जाएगा, बी से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी को हम उल्टा कर दिया, समय को यहाँ ला दिया, डिस्टेंस को यहाँ ला दिया, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा बी से, ठीक है। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता तो बहुत आसान तरीका याद रखने का, दूरी से नज़दीक जो सबसे पहले आ रहा है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूरी से पहले सबसे ए आ रहा था, यहाँ पे ए का स्पीड सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मेन बात ये है कि अगर एंगल ज़्यादा होगा तो आपका स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात करी दूरी और समय ग्राफ की। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो और जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड क्या है, हमारा चाल हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर कर रहा है। तो ऐसे जो जिसमें स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ हो गया, ठीक है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, असमान चाल की बात करें, तो असमान चाल क्या होता था, उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड क्या हमारा कांस्टेंट नहीं है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो इसीलिए हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। हमें ग्राफ देख के भी पहचानने आना चाहिए कि कौन सा क्या चीज़ का ग्राफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, यानी विस्थापन समय ग्राफ की, ठीक है। तो विस्थापन समय की ग्राफ की बात करें तो इसका जो है यहाँ पर विस्थापन है, यहाँ पर समय है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है समय के साथ साथ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप पहले हम निकालते हैं, तो स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप क्या निकलता है आपका y बराबर x एक्सिस, तो y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम बराबर क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो क्वेश्चन पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो हमें क्या देगा, वेलोसिटी यानी वेग देगा, ठीक है। और ये ग्राफ क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, और जो तीसरा ग्राफ है, जो हमारा आखिरी ग्राफ है, वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी लेते हैं और x एक्सिस पे हम लोग समय लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड हमारा कांस्टेंट, क्या हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होता है तो कौन सा ग्राफ शो बताता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करें तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है, तो ये बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या दे रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमें क्या दे देगा, तो एरिया बराबर क्या होता है, y इंटू एक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा, समय, और वेलोसिटी व समय बराबर क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसे हमें याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो हमारा एक्सेलरेशन देता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बात हो गई ग्राफ की। ग्राफ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ग्राफ को अच्छे से समझें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, तो वह क्वांटिटी या वह राशि जिन्हें हम माप सकते हैं। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे चावल को हम माप रहे हैं, किस में मापते हैं, केजी में। जाते तो बोलते हैं ना 5 किलो चावल दीजिए, तो केजी यानी मास क्या हो गया हमारा, वो हमारा एक राशि हो गया। टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 43 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, एक राशि हो गया, क्वांटिटीज हो गया। तो वैसी क्वांटिटीज जिसे हम माप सकते हैं उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, या वह राशि जिन्हें मापा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और ये दो तरह की होती है, एक होता है हमारा स्केलर जिसे हम लोग आदिश राशि कहते हैं, एक होता है हमारा वेक्टर जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो आदिश राशि की बात करें तो ये ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि होती है जिसके पास परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड हो और दिशा ना हो, ठीक है। जैसे आप चावल खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं 5 किलो चावल दीजिए, तो 5 क्या हो गया, वो मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं बोलते कि 5 किलो चावल दीजिए दाएं डायरेक्शन में, या नॉर्थ में दीजिए या वेस्ट में दीजिए, तो वहाँ पे हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी आदिश राशि कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, केवल परिमाण हो और दिशा ना हो। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मास हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा, करंट हो गया, ठीक है। करंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे हम लोग अभी समझेंगे। इससे पहले हम लोग वेक्टर देखते हैं। और सदिश राशि की बात करें तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, यानी परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो बताते हैं ना कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वेग, विस्थापन, वेग, बल,
त्वरण, स्ट्रिक्टा, ये सब क्या आपका सादिश राशि का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है, फिर भी ये स्केलर है। क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये हमारा 12th 11th में है, ठीक है, ये टॉपिक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ तक हमें यह रखना है कि करंट क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके बावजूद ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एग्जाम में एग्जाम्पल इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि कौन सा सदिश राशि है और कौन सा आदिश राशि है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए साइक्लिस्ट ट्रेवल 360 मीटर इन 2 मिनट्स, व्हाट इज हर स्पीड। एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात क्या होगी, कीजिए। तो चाल की बात करें तो चाल बराबर हमने आपको बताया था क्या होता था, दूरी बटा समय, ठीक है, इससे हम लोग चाल निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन में देखना, यहाँ पे यूनिट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर यूनिट का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें भी मीटर पर सेकंड में ही निकालना है। यहाँ पे दूरी की बात करें तो दूरी तो 360 मीटर दिया हुआ है, लेकिन मिनट हमारा देखिए यहाँ पे मिनट में, लेकिन हमें यहाँ पे सेकंड में चाहिए, तो 2 मिनट इंटू 60, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कर दिया, ठीक है, 2 6 12, 12 3 36, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड जो हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ग्राफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान से देखना। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, वो कैसा स्ट्रेट लाइन है। तो अब याद कीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग 2 ग्राफ पढ़ा था, एक ऐसा डिस्टेंस टाइम और एक ऐसा पढ़ा था, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या बताता था कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में। ये क्या बताता है, इसमें स्पीड क्या होता था, हमारा कांस्टेंट होता था, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देता है, हमारा स्पीड, ये क्या हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, ठीक है, ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें क्या होगा, तो ये हमारा, तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, पहला इट इज एट टेस्ट, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण से गति करती है। तो डिस्टेंस और टाइम का स्लोप हमारा क्या आता है, स्पीड आता है, तो यहाँ पे कहीं से भी एक्सीलरेशन का जिक्र ही नहीं है, त्वरण का जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ए और बी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। द ओडोमीटर ऑफ अ बस रीड्स 4000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिल्ली एंड 4150 किलोमीटर ऑन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन इन 3 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, ठीक है। दिल्ली के आरंभिक बिंदु से किसी बस के ओडोमीटर का पथ्यांक 4000 किलोमीटर दिया हुआ है। 3 घंटे में अपने गंतव्य पहुंचने के बाद 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है, बस की औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले तो ऑडोमीटर की बात करें तो हमने बताया था ऑडोमीटर क्या करता है, दूरी को नापता है, ठीक है। तो इसमें क्या दूरी को नापता है, यहाँ पे मैंने निकालना क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता था, टोटल टाइम। ये हमारा क्या होता था, एवरेज डिस्टेंस होता था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग के वक्त कितना है, 4000 है, फाइनल कितना है 4150 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। और टाइम टोटल कितना हुआ, 3 आवर्स। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5 यानी
50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि आंसर हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो 5 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते थे, तो 15/18 से करते थे। जब हम इसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38.8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड है। फोर्थ क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। किसी बिंब की चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो इनमें से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जाएगा। कौन सा कथन क्या माना जाएगा, निष्कर्ष माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफ हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, स्पीड है, यहाँ पे क्या है, टाइम है, यानी स्पीड और टाइम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो तो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पे तो कोई तो बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये नहीं है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए जो है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज रेक्टिलिनियर एज वेल एज रोटेशनल, जमीन पर लुढ़कती एक गेंद की गति रैखिक भी है और घूर्णात्मक भी है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, और ये एक यहाँ पर मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये जब मोशन करेगी तो क्या होगा, ये जब मोशन करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एक लॉन्ग, यहाँ पे तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गोल गोल, यहाँ पे क्या करेगी, रोटेशनल मोशन भी करेगी, घूर्णात्मक मोशन भी करेगी। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज पीरियड एज वेल एज ऑसिलेटरी, ठीक है। तो झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और दोलीय भी है, तो ये बात भी सही है, आपने झूला देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे मोशन करती है। तो एक पॉइंट के लॉन्ग जो मोशन होता है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, कंपन गति कहते हैं, ठीक है। और ये एक निश्चित अंतराल के बाद अपने गति को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन भी हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज सर्कुलर एज वेल पीरियोडिक, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब पंखा चलती है तो उसका ब्लेड का मोशन क्या है, सर्कुलर भी है और एक निश्चित अंतराल के बाद वो क्या है, अपने मोशन को रिपीट भी कर रही है, तो पीरियोडिक भी होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सीइंग मशीन इज ऑसिलेटरी एज वेल एज रेक्टिलिनियर। जब आप सुई सिलाई मशीन का आपने देखा तो सुई क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, तो एक बिंदु के लॉन्ग आगे पीछे जो गति हो रही है उसको तो ऑसिलेटरी तो कहेंगे, लेकिन ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, निम्नलिखित में से कौन एक सीधी रेखा का आलेख नहीं है। फिर एक ग्राफ पे क्वेश्चन आ गया, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा देता है स्पीड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात आ गई तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आगे भी देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट है, ये वाला बताया था आपको ग्राफ मैंने, डिस्टेंस टाइम का, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ऑप्शन तो सही हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो अगर हम ये वेलोसिटी टाइम ले लें, ये देखेंगे अब स्पीड कांस्टेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम, तो यहाँ पे कौन ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। तो यानी पहला ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फिर एक और न्यूमेरिकल आ गया। हेमंत ड्राइव्स अ कार फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। हेमंत एक कार को दिल्ली से चंडीगढ़ तक चलाता है। He took 5 hours to cover the distance of 250 किलोमीटर and took 7 hours to reach back Delhi. What is average speed? एवरेज स्पीड हमें निकालना है कब कि वो 250 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में समय लगाता है और वापस में वो 7 घंटे समय लगाता है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर मैंने बताया था क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 250 है, किलोमीटर हो गया, ठीक है। किलोमीटर आवर पूछ भी रहा है और हमारा समय कितना हो जाएगा 7 + 5 यानी 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 41.6 आएगा। तो 41.6 किलोमीटर पर घंटा हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो एक ग्राफ और एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में इस चैप्टर से, तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। अहमद वॉक टू हिज स्कूल एवरी डे। अहमद प्रतिदिन पैदल अपने विद्यालय जाता है, ठीक है। वन पर्टिकुलर डे ही टुक 30 मिनट्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। एक विशेष दिन उसने घर से विद्यालय जाने में कितना समय लगाया 30 मिनट का समय लगाया, ठीक है। इफ वन दैट डे इज एवरेज स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू द स्कूल। यानी यदि उस दिन उसकी औसत चार्ज 0.5 मीटर प्रति सेकंड थी तो उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी ये मैंने बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कुल दूरी बाई कुल समय, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। और कुल दूरी हमें निकालना है, मान लिया x मान लिया उसे। कुल समय हमारा कितना दिया 30, तो उसको हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 30 को 6 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रही है हमारा टोटल दूरी हो गया 900, यानी घर से लेके स्कूल, स्कूल से लेके फिर घर तक। लेकिन यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है होम से स्कूल तक की दूरी, तो उसका आधा हो जाएगा यानी 450 मीटर। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक समान चाल से गति करती वस्तु की दूरी से माले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। तो ग्राफिक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ग्राफिक क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जब कांस्टेंट स्पीड से है तो वो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है। और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो पैरेलल एक्स एक्सिस तो नहीं होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है स्पीड कांस्टेंट इसमें होता है, ये ग्राफ में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, तो एक एक्सिस ये है, वाई ये है, तो इसके समांतर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, तो ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष में है या ना वाई अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ पैराबोलिक आलेख है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस मोशन आर डिस्टेंस कवर्ड मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल। गति के निम्नलिखित में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने आपको विस्थापन और दूरी बताया था, ठीक है, कि जब हम सीधी रेखा में जो मोशन करते हैं या सीधी रास्ते में अगर हम चले जा रहे हैं तो हमारा दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। यहाँ पे पहले ऑप्शन सीधी सड़क पर चलती कार, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंटेंट आपको पढ़ाया है और साथ ही साथ टोटल 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। तो कंटेंट को अच्छे से पढ़ें
3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेशन आपको अगर पसंद आए तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया उसमें से आपका कितना सही हुआ वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।